कहीं ऐसा ना हो कि अब दिल्ली में लोगों को फ्रिज खोलते हुए भी डर लगने लगे, क्योंकि पिछले 9 महीने में दिल्ली के अंदर 3 ऐसे फ्रिज खुले जिनके अंदर से 3 लाशें निकली। 18 मई को श्रद्धा का कत्ल हो चुका था, लेकिन खुलासा 14 नवंबर को हुआ 2022। मई में कत्ल हुआ, नवंबर में फ्रिज से लाश मिली। ठीक, इसके बाद एक दूसरा अंजन दास इसी दिल्ली में, अंजन दास का कत्ल 30 मई को हुआ और खुलासा 28 नवंबर को हुआ। तो लगभग 6 महीने बाद फ्रिज खुला, दूसरी लाश निकली। अब तीसरी लाश पे आते हैं। कत्ल 9 और 10 फरवरी की रात को हुआ और फ्रिज खुला 14 फेब को, यानी कि कल वैलेंटाइन डे के दिन। अब इन तीनों की तारीखों को देखें तो एक चीज तो क्लियर है कि जब श्रद्धा का जब कत्ल हुआ और आफ्ताब ने किया, तो उससे पहले फ्रिज का आइडिया किसी के पास नहीं था। जब दूसरा कत्ल हुआ अंजन दास का, तब भी अंजन दास के कातिलों माँ बेटे को यह नहीं मालूम था कि इससे पहले आफ्ताब ऐसा कर चुका है, क्योंकि खुलासा ही हुआ था नवंबर में और कत्ल हुआ था मई में। और यहाँ अंजन दास का भी कत्ल मई में हुआ और खुलासा हुआ नवंबर में। तो दोनों एक दूसरे के कत्ल के इस तरीके से अनजान थे। लेकिन जो तीसरा फ्रिज खुला और जो तीसरी लाश निकली, उसका कातिल 100% ये जानता था कि फ्रिज में लाश को कैसे छुपाया गया। उसे आफ्ताब और श्रद्धा की भी कहानी मालूम थी, उसे अंजन दास की भी कहानी मालूम थी। इस बात में कोई दो राय हो ही नहीं सकती। यानी कि इस तीसरे कातिल ने कहीं ना कहीं उस आइडिया को चुराया। लेकिन अगर चुराया तो फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि उन दोनों मामलों में क्या अंजाम हुआ। श्रद्धा के कत्ल में आफ्ताब पकड़ा गया, अंजन दास के कत्ल के इल्ज़ाम में उसकी बीवी और बेटे पकड़े गए। तो फिर वो कैसे बच सकता है? लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। तो इसीलिए मैंने शुरुआत इससे की थी कि अगर आइडिया आप चुराते हो तो फिर अंजाम भी पता होना चाहिए, और अगर अंजाम पता हो तो शायद आप क्राइम करने से बचें। आज की जो कहानी है वो दिल्ली की कहानी है, क्योंकि तीसरे फ्रिज से दिल्ली में तीसरी लाश निकली है। ये लाश 24 साल की एक लड़की निकी यादव की है। निकी यादव एक अच्छे घर की लड़की, पढ़ने लिखने वाली, और जो कातिल के तौर पर नाम सामने आया उसका नाम है साहिल। साहिल की उम्र भी 24-25 साल, वो भी एक अच्छे परिवार से पढ़ा लिखा, बाकायदा उसने फार्मा का कोर्स किया है। कहानी बेहद अजीब है, सोचकर भी अजीब लगता है कि एक शख्स जिस दिन उसकी सगाई है, दिन में सगाई होती है, और रात को अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करता है। रात को कत्ल करता है, गर्लफ्रेंड की लाश को फ्रिज में छुपाता है, और उस फ्रिज जहाँ पे रखा हुआ उससे 700 मीटर की दूरी पर उसका घर है। फिर वो जाता है, शादी की तैयारी में जुट जाता है। फिर रात को उसकी बारात निकलती है, शादी करता है, 7 फेरे लेता है, और सुबह होने से पहले अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर उसी घर में आता है जिस घर से 700 मीटर की दूरी पर एक फ्रिज के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड की लाश पड़ी है। ये दिल्ली की कहानी है, बहुत हद तक श्रद्धा से मिलती जुलती कहानी है। फ़र्क इतना है पिछले 2 फ्रिज से निकली लाश और इस लाश में कि जो श्रद्धा की फ्रिज, जो लाश जब उसको खोला गया तो श्रद्धा की लाश के टुकड़े मिले। अंजन दास भी जिस फ्रिज में कैद था उसमें उसके लाश के टुकड़े थे। यहाँ जिस फ्रिज में निकी थी, उसकी सिर्फ ये थी कि लाश के टुकड़े नहीं हुए, और हो सकता है कि आगे चलकर उसके लाश के टुकड़े करता, क्योंकि उसे मालूम था इससे पहले ये क्या हुआ है। अब पूरी कहानी सिलसिलावार आपको बताता हूं। निकी यादव दिल्ली के बॉर्डर पर झज्जर एक इलाका है, वहां की रहने वाली, एक अच्छे परिवार की। पिता का कारोबार मोटर पार्ट्स का गुरुग्राम में। निकी को पढ़ाई लिखाई का शौक था, पहले वो डॉक्टर बनना चाहती थी। 12वीं तक की पढ़ाई उसने घर पर रहकर की। जब उसने 12th पास किया, 2018 साल था, तब उसने कहा आप हायर स्टडी के लिए वो अपने इस झज्जर से दूर निकलेगी और दिल्ली आएगी। वो दिल्ली आती है, दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती है, और उत्तम नगर से चूंकि उसका घर दूर था तो वहीं वो एक किराए का घर लेती है और वहाँ रहने लगती है। आकाश इंस्टीट्यूट एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए बच्चों को तैयार करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट का। तो निकी भी नीट का एग्जाम क्लियर कर डॉक्टर बनना चाहती थी। वहाँ उसने एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू कर दी। इधर उसी वक्त नजफगढ़ के मित्राऊ गांव का रहने वाला साहिल, जो एक अच्छे परिवार से, उसके पिता का गैराज है, एक ढाबा है, पैसे से ठीक ठाक, वो भी एसएससी का एग्जाम देने की, उसकी तैयारी करने के लिए उत्तम नगर में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। अब दोनों के कोचिंग सेंटर अलग हैं, अभी तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इत्तेफाक से जिस बस से निकी आया जाया करती थी उसी बस से साहिल आया जाया करता था। आने जाने के दौरान दोनों की बस में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद फिर बात हुई, बात दोस्ती में बदली, और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दोनों घुलने मिलने लगे। इसके बाद 19 आया, एग्ज़ाम दिया। निकी नीट क्लियर नहीं कर पाई, डॉक्टर नहीं बन पाई। उधर साहिल भी एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया। अब दोनों के पास कुछ और रास्ता था नहीं, इन्होंने कहा ग्रेजुएशन करते हैं।
तो साहिल ने ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया फार्मा के कोर्स में। जब साहिल ने वहाँ एडमिशन लिया तो अब निकी ने भी कहा कि उसे भी पढ़ाई करनी है। अब उसने डॉक्टरी का तो सपना टूट गया, उसने कहा वो प्रोफेसर बनेगी, और उसी एम के साथ उसने उसी गलगोटिया में बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। 19 की बात थी। एडमिशन लेने के बाद अब दोनों एक साथ उस यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। अब ग्रेटर नोएडा से झज्जर और नजफगढ़ बहुत दूर है, तो वहीं इन्होंने एक किराए का घर लिया और फिर दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। लिव इन में रह रहे थे, लेकिन निकी और साहिल दोनों के घर वालों को यहां पता नहीं था। श्रद्धा केस में दोनों के घर वाले जानते थे, श्रद्धा के पिता को भी मालूम था, भाई को भी मालूम था, आफ्ताब के भी घर वालों को मालूम था कि ये दोनों साथ में रहते हैं। उन्हें यह भी मालूम था कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, दोनों शादी करने वाले हैं, जिसका विरोध किया था। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी थी। यहाँ न निकी के घर वालों को कुछ मालूम था साहिल के बारे में, न साहिल के घर वालों को कुछ मालूम था निकी के बारे में। और साहिल अपने घर वालों से बड़ा डरता था, अपने बाप और बाकी लोगों से, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आता था वहाँ बड़े बुजुर्गों की ज़्यादा चलती है आज भी। का महीना मार्च के बाद देश में कोरोना की दस्तक, लॉकडाउन। अब दोनों को मजबूरी की वजह से ग्रेटर नोएडा का वो घर छोड़ना पड़ा, और दोनों लॉकडाउन और कोरोना के चलते माँ बाप परेशान थे। वापस घर बुला लिया, कॉलेज भी बंद हो चुका था, अब सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। तो निकी भी वहाँ से अब ग्रेटर नोएडा से अपने घर पहुँच जाती है झज्जर, साहिल भी वहाँ से अपने घर पहुँच जाता है नजफगढ़। अब दोनों वहीं अपना ऑनलाइन क्लास एग्जाम सब चल रहा है, लेकिन फ़ोन पे और उस पर दोनों कॉन्टेक्ट में हैं। और बीच में जब फिर लंबे अरसे के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, दोनों का मिलना मिलाना जारी, और ये सब कुछ चल रहा है। इसी बीच में फिर दोनों के रिश्ते इस तरह से चलते रहते हैं। कोरोना खत्म हो जाता है, 22 आते आते सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया, दुनिया ढर्रे पर आ गई, कॉलेज खुलने लगे, ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू हो गई। तो इसी के बाद फिर से अब निकी जो है वो उत्तम नगर के बिंदापुर में एक किराए पे घर लेती है और वहाँ स्टडी के नाम पर पढ़ने लगती है, वहीं रहती है। साहिल अब अपने घर पर है और साहिल अक्सर उससे मिलने आता है। उसने फार्मा का कोर्स कंप्लीट कर लिया, उधर उसने भी इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स का फाइनल ईयर था शायद इसी साल। तो अब दोनों की मुलाकात होती रहती है, आना जाना लगा हुआ है। इसी दौरान अब साहिल के घर वाले उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। साहिल लगातार टाल रहा है, निकी के बारे में उसने कुछ बताया नहीं, अपने रिश्ते के बारे में। लेकिन घर वाले कब तक मानते, खूब दबाव डाला, और दबाव डालते डालते आखिरकार उन्होंने एक लड़की देखी, लड़की के साथ रिश्ता तय हो गया। लेकिन इस रिश्ते की बात अभी तक साहिल निकी को नहीं बता रहा है। फरवरी का महीना आ गया, निकी ने प्लान किया कि वो वैलेंटाइन डे साहिल के साथ गोवा में मनाएगी। उसने बाकायदा टिकट बुक करा रखी फ्लाइट की। अब इधर इसी दौरान में आनंद फानन में शादी की तारीख पंडित जी ने निकाल दी, सगाई और सबकी। अब सगाई की तारीख निकली 9 फरवरी और शादी की 10 फरवरी। सगाई दिन में, शादी रात में। अभी तक साहिल ने निकी को कुछ नहीं बताया। 9 फरवरी की तारीख आ गई, निकी उधर तैयारी कर रही है कि वो वैलेंटाइन डे मनाने जाएगी। इधर साहिल को पता है कि अब उसकी शादी होने जा रही है। 9 फरवरी को दिन में निकी को अपने किसी सोर्स से ये पता चल जाता है कि साहिल की शादी हो रही है, और वो भी अगले दिन। ये सुनते ही निकी के सर पर एक तरह से आसमान टूट पड़ता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि साहिल उससे शादी करेगा, और साहिल ने इस शादी और इस रिश्ते के बारे में कभी कुछ बताया नहीं, सब कुछ छुपाया। अब जिस दिन पता चला उस दिन में सगाई है। निकी साहिल को फ़ोन करती है, कहती है मुझे तुमसे मिलना है। साहिल कहता है मैं ठीक है आता हूँ। उधर वो सगाई में भी फंसा हुआ है और अगले दिन शादी है। निकी के काफ़ी फोर्स करने के बाद साहिल उससे कहता है मैं रात को मिलने आऊँगा। अब निकी बिंदापुर के जिस घर में किराए पर रह रही है, पिछले कुछ दिनों से उसकी एक छोटी बहन वहीं उसके साथ रह रही थी, वो भी पढ़ाई के सिलसिले में। आखिरकार रात 11 बजे फुर्सत मिलते ही सगाई वगाई निपटा कर साहिल अपनी हुंडई वेरना कार में बिंदापुर पहुंचता है। वहाँ उसकी छोटी बहन भी उससे मिलती है। छोटी बहन को भी कुछ पता नहीं था इन दोनों के रिश्ते के बारे में, निकी के घर वालों को भी पता नहीं था, बस इतना जानती थी कि वो इसका दोस्त है। अब वहाँ पे वो साहिल को मालूम था कि निकी भड़की हुई है, वो उसे कहता है चलो गाड़ी में बैठो। निकी बैठ जाती है। निकी अपनी बहन से कहती कि हो सकता है मैं ट्रिप पर देहरादून या मसूरी जाऊँ, तो चिंता मत करना। और निकी के दिमाग में यही था कि वो साहिल को मना लेगी और उसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग लेंगे और गोवा चले जाएंगे, टिकट ऑलरेडी बुक है, और ये शादी टूट जाएगी और फिर वो उससे शादी कर लेगी। साहिल कहता गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठते हैं और बैठते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। निकी उससे लड़ती है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, तुम्हारे लिए लड़की देखी गई, तुम्हारी शादी कल है, और मुझे तुमने अंधेरे में रखा। वो उधर सफाई दे रहा है कि मैं अपने घर वालों के दबाव में ये सारी चीज़ें, तो कहती है कि ठीक है अभी शादी हुई नहीं है, ये दबाव और इन सारी चीज़ों को छोड़कर हम दोनों भाग चलते हैं, कहीं शादी कर लेते हैं। अब इसी बात पे पूरी दोनों में लड़ाई हो रही है और गाड़ी दिल्ली की सड़क पर घूम रही है। घूमते घूमते रात के करीब 1 बज गए। 1 बजे ISBT, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, कश्मीरी गेट है उसके पास,
वहाँ पर साहिल की गाड़ी पहुँचती है। रात के करीब 1 बजे थे। दिल्ली की सड़क पर अब सन्नाटा होना शुरू हो चुका था। झगड़ा इधर बढ़ रहा था क्योंकि निकी बार बार कह रही थी शादी के लिए और वो उसको समझा रहा था। आखिरकार इस दौरान में ये सारी चीज़ें होते होते जब ये वहाँ पर पहुँचे ISBT के करीब कश्मीरी गेट पर, तो साहिल जिस तरीके से उसे टाल रहा था उससे निकी को बहुत तेज़ गुस्सा आया और इसके बाद अब दोनों में लड़ाई तेज़ हो गई। इस दौरान में साहिल भी अब भड़क गया। कार के अंदर, हर कार में आजकल जनरली आप देखते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग लगी होती है, उसके साथ चार्जिंग का वायर भी होता है जिसे हम डेटा केबल भी कहते हैं। तो उस लड़ाई के दौरान दोनों, जब उसने झूठा, बेवफा और ये सारी चीज़ें बोलनी शुरू की, साहिल को गुस्सा आया। उसने वो डेटा केबल निकाला, अच्छा खासा मजबूत होता है वो, और निकालने के बाद उसको निकी के गले में डाल दिया और गले में डालकर केबल को दोनों हाथ से खींचना शुरू कर दिया। निकी उस केबल से निकलने के लिए छटपटाती रही, लेकिन केबल इतनी बारीक होती है, आपने देखा होगा, और वो इतनी सख्ती से पकड़ा था कि उसे अपनी उंगलियां उस केबल के अंदर डालने का मौका नहीं मिला ताकि वो केबल से हटाकर सांसें ले सके। थोड़ी ही देर के बाद साहिल अपनी उसी गर्लफ्रेंड को अपने ही डेटा केबल से गला घोट कर मार चुका था। जब निकी कार की सीट पर ड्राइवर के बराबर वाली बेसुध होकर गिर गई और उसे एहसास हुआ कि अब वो मर चुकी है, तब पहली बार वो घबराता है और सोचता है कि अब क्या हुआ और अब क्या करें। बदहवासी में कि कहीं कोई देख न ले, पकड़ न ले, वो कश्मीरी गेट से निकलता है। अब दिल्ली की सड़क पर अंधाधुंध गाड़ियाँ भगा रहा है। कहाँ जाना है उसे कुछ पता नहीं। उसे ये है कि उसके हाथों एक कत्ल हो गया है। बहुत सोचता सोचता आखिरकार करीब 2-3 घंटे लगते हैं। उसके बाद उसे ख्याल आता है कि नजफगढ़ में मित्राऊ गांव में उसके घर से 700 मीटर की दूरी पर उसका अपना एक ढाबा है जो पिछले 3 दिनों से बंद है, क्योंकि उसकी शादी की तैयारी के सिलसिले में ढाबा को बंद कर दिया गया था ताकि बाकी जो लोग हैं वो शादी के काम में हाथ बटा सकें। तो उसे लगा कि ढाबा खाली है, ढाबा बंद है, वहाँ कोई है नहीं, तो फिलहाल तो ले जाकर लाश को वहाँ छुपा देते हैं, इसके बाद ठिकाने लगाने का आइडिया बाद में सोचेंगे। अब वो कश्मीरी गेट से 40 किलोमीटर तक अपनी हुंडई वर्ना कार चलाता हुआ ढाबे तक पहुँचता है। रात का वक्त था, आपको याद है, अभी श्रद्धा हो चुका, उससे पहले कंझावला हो चुका, कई केस हुए। एक जगह पर भी किसी मोड़ पर, किसी नाके पर पुलिस की टीम ने साहिल को नहीं रोका, ना उसकी कार को रोकी कि भैया रात को इतने कहाँ जा रहे हो। कार की तलाशी नहीं ली कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और उस कार में एक लाश है। तो एक लाश को लेकर वो 2-3 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा और फिर कश्मीरी गेट से 40 किलोमीटर दूर पहुंचकर अपने उस ढाबे के अंदर जाता है, कार को वहाँ लगाता है। अब सोचता है क्या करूँ, तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने फ्रिज पर। चूँकि ढाबा 3 दिन से बंद, फ्रिज भी बंद। वो लाश को निकालता है, लाश को निकाल कर उस फ्रिज के ट्रे को हटाता है जो नीचे 2-3 ट्रे होते हैं, और उसमें निकी की लाश को ठूंस देता है। ठूंसने के बाद फ्रिज को बंद कर देता है और फ्रिज के दरवाजे के ऊपर एक रस्सी है उसकी, वो एक तरह से फ्रिज के दरवाजे को लॉक कर देता है। ये सब करने के बाद करीब 3 से 4 के दरमियान वो घर लौटता है। घर वालों को लगता है सगाई या दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा। घर लौटता है। अब ये तारीख आ चुकी है जिस दिन उसकी शादी है, यानी उसने कायदे से जो कत्ल किया वो वक्त 1 बजे का था। तो अब 9 की जगह 9 फरवरी की रात की जगह 10 फरवरी की रात हो चुकी थी और 10 को ही उसकी शादी थी। 4 बजे ये सब कुछ करने के बाद वो घर पहुंचता है। घर जाने के बाद कुछ ऐसा जाहिर नहीं करता कि वो क्या करके आया। इसके बाद सुबह होती है। घर में पूरा शादी का माहौल, दूर दूर से मेहमान आए हुए, रिश्तेदार आए हुए हैं, अड़ोसी पड़ोसी सभी को दावत दिया गया है। और इसके बाद शाम को धूमधाम से बारात निकलती है। साहिल दूल्हा बनता है, घोड़ी चढ़ता है, बारात में जाता है, वहाँ 7 फेरे लेता है। फेरे लेने के बाद अपनी नई दुल्हन को लेकर घर आता है। और ये सब कुछ जब हो रहा था तब उसके घर से 700 मीटर की दूरी पर उसके ढाबे में, उसके फ्रिज में उसकी गर्लफ्रेंड निकिता की लाश पड़ी हुई थी। अब ये सब कुछ हो गया, कैलेंडर ने तारीख बदली, अगली तारीख आ गई। अब हुआ ये कि 24 घंटे बीत चुके थे। 9 फरवरी को निकली थी निकी अपने घर से, 10 फरवरी को शादी हो गई, 11 फरवरी। इस दौरान में अब उसने एक बार भी अपने घर पे फ़ोन नहीं किया। निकी के पिता को थोड़ी टेंशन हुई, उन्होंने फ़ोन किया। निकी के साथ एक दोस्त भी थी, उसने कहा कि नहीं वो यहाँ बिंदापुर घर पे तो है नहीं। निकी की बहन भी थी, उसने फिर अपने पिता को बताया कि नहीं उसका एक दोस्त आया था साहिल, और वो दोनों साथ गए और दीदी कह रही थी कि वो शायद देहरादून और मनाली जाएंगे। तो पिता को थोड़ा लगा कि चलो ठीक है ये कहीं बाहर गई होगी, लेकिन फिर अगले दिन भी कॉल नहीं आया, तब उन्हें तनाव हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो दोस्त कौन है। तब साहिल का नंबर उनकी छोटी बेटी और दोस्त से मिला। उन्होंने साहिल को फ़ोन किया। साहिल ने कहा कि वो मिली तो थी मुझसे 9 को, लेकिन उसके बाद वो कह रही थी कि उसे देहरादून और मसूरी घूमने जाना, तो वो चली गई और मैं अपनी शादी में बहुत बिजी था इसलिए मुझे नहीं मालूम कुछ।
इसके बाद उन्होंने उसके घर वालों को फ़ोन किया, उन्होंने भी यही टाल दिया। लेकिन इधर बेटी ने चूंकि कहा था कि दीदी गई हैं देहरादून और वहाँ घूमने, तो इसीलिए निकी के फादर ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखाई, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी सचमुच घूमने गई है। तो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई नहीं और वो बेफिक्र हो गए कि उनकी बेटी वहाँ है, हो सकता है फ़ोन कर लेगी। 3 दिन बीत चुके थे, 10 के बाद 11, 12, 13। अब वैलेंटाइन डे की तारीख आ गई। ये चौथा दिन था, बल्कि 5वां दिन, जिस दिन से निकी गायब हुई थी। 9 को वो गायब हुई थी आखिरी बार। अब 14, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे के दिन सुबह एक शख्स ने इसी नजफगढ़ में रहने वाले एक पुलिस वाले को फ़ोन किया। वो पुलिस वाला दिल्ली पुलिस में क्राइम ब्रांच में काम करता है। उसको फ़ोन किया और ये शख्स एक गुमनाम शख्स है, इसको मान लीजिए। और उसने कहा कि मुझे एक खबर देनी है। तो उसने पूछा बताओ। उसने कहा कि हमारे इलाके में एक शादी हुई है, इसका नाम है साहिल, और साहिल की एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है निकी। और इन दोनों के रिश्ते बड़े पुराने हैं, करीब 3, 4, 5 साल हो गए। लेकिन साहिल की शादी कहीं और हुई। तो पुलिस वाले ने कहा इसमें अजीब क्या है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, प्यार कहीं और होती है, शादी कहीं और हो जाती है। तो उसने बोला नहीं, बात वो नहीं है, बात उससे भी अजीब ये है कि साहिल की शादी किसी और लड़की से हो रही है, और इस दौरान में पिछले कई दिनों से मुझे निकी दिखाई नहीं दी और उसकी कोई खबर नहीं है, और मुझे ये पता चला है कि वो शायद गायब है। अब जब ये सुना उस पुलिस वाले ने तो उसके भी कान खड़े हुए। फिर उसने कहा कि मुझे उसके बंद ढाबे में कुछ हलचल नजर आई थी। एक रात मुझे किसी ने कहा था कि देर रात को आया था ढाबे में, तो कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है। क्राइम ब्रांच के उस पुलिस वाले ने अपने सीनियर पुलिस अफसर को कहा कि ऐसे ऐसे ये बात है। उस अफसर ने कहा अच्छा ठीक है, जो निकी नाम है पता करो, किसी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट होगी। पता क्या, कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट ही नहीं है। तो उसने कहा ये क्या बात हुई। उधर जिस शख्स ने उस क्राइम ब्रांच के पुलिस अफसर को फ़ोन किया था, वो उस पर बहुत ट्रस्ट करता था, क्योंकि वो उसका एक तरह से मुखबिर था। उसने कहा वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो उसने कहा चलो वो तो कहीं रिपोर्ट नहीं है मिसिंग की। उसने एक और क्लू दी है, उसके ढाबे की। तो चलो उसके ढाबे पे चलते हैं। अभी उसके ढाबे पर गए तो ढाबा बंद, पुलिस की टीम। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया साहिल का नंबर, उसका नंबर नहीं मिल रहा है। घर वाले इत्तेफाक से घर में नहीं उस दिन, तो शायद किसी फंक्शन के सिलसिले में, शादी के बाद जो चीज़ें होती हैं वो चले गए थे। तो पुलिस ने कहा ये माजरा क्या, सब गायब है। तो उनको थोड़ा लगा कि ये सब भागे हुए हैं, लेकिन वो गए थे घर वाले किसी और फंक्शन में, क्योंकि साहिल के अलावा और किसी को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। तब कोई मिला नहीं, तो पुलिस ने कहा कि चलो ढाबे में ही कुछ सस्पिशियस चीज़ें बताई थी, यहीं तलाशी लेते हैं। अब वो ढाबे के अंदर घुसे, उन्होंने तलाशी ली। तलाशी लेते लेते शायद श्रद्धा और जो 2 केस आपको सुनाया अभी, पुलिस सिर्फ दिल्ली की, पूरे देश की पुलिस के जहन में ये फ्रिज जो है वो घर कर गया है। तो लोगों के जहन में वो रहता है फ्रिज। तो जब वो ढाबे के अंदर गए, कहीं कुछ मिला नहीं, तो एक पुलिस वाले के दिमाग में वो श्रद्धा वाली कहानी आ गई फ्रिज की। तो उसने कहा फ्रिज ही खोल लेते हैं। उसने जैसे ही फ्रिज खोला, अंदर से निकी की लाश ठूंस कर जो रखी गई थी वो बाहर गिर गई। खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने लाश उठाई, फिर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल उसको पहुंचाया, और तब ये पता चला कि ये निकी है। इसके बाद कल ही, यानी कि 14 फ़रवरी मंगलवार के दिन, एक पुलिस अफसर ने निकी के पिता सुनील यादव को फ़ोन किया और कहा कि आपसे ज़रूरी काम है, आप थाने आ जाइए। जब वो थाने आए तो उन्हें सारी बातें बताई गई, फिर निकी की लाश दिखाई गई, वो पहचान गए। अब इसके बाद पुलिस की एक टीम साहिल के पीछे लग गई। साहिल को तब तक ये कहानी मालूम नहीं थी कि फ्रिज का राज खुल चुका है। वो जैसे ही दोपहर बाद घर की तरफ लौटा, पुलिस की एक टीम पहले से ही वहाँ पे छुपी हुई थी, साहिल को दबोच लिया। साहिल को पकड़कर पुलिस की टीम लाई, पूछताछ हुई। चूँकि फ्रिज का राज खुल चुका था, उसके पास कोई बहाना भी नहीं था। फिर उसने पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी, और पूरी कहानी यही थी कि निकी उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, और घर वाले उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। घर वालों को वो मना कर नहीं सकता था, और शादी तय हो गई। निकी को उसने ये बात बताई नहीं, और बस इसी बात पे निकी भड़क गई, और मुझे कुछ सूझा नहीं। झगड़ा इतना बढ़ा कि मैंने उसको गला घोट कर मार डाला। इसके बाद लाश कहीं और ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला, तो फ्रिज में रख दिया, ये सोचकर कि शादी हो जाए, थोड़ा मामला ठंडा हो जाए, तो फिर इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। अब इस लाश को वो ठिकाने आफताब की तरह लगाता, या फिर लाश को, पूरी एक साबुत लाश को ले जाकर कहीं फेंक देता, इसका भी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर इस कहानी ने फिर वही चीज़, मैं शुरुआत में लौटूंगा कि अगर कत्ल के आइडिया चुराने वाले आइडिया चुराते हैं, तो फिर अंजाम क्यों नहीं चुराते। अगर हर क्रिमिनल अंजाम भी चुरा ले, तो शायद वो ऐसी चीज़ें ना करे। क्योंकि अंजाम यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से गुस्से में, जो साहिल का कहना, उसने गला घोट दिया, लगभग ऐसे ही तो सेम किया था आफ्ताब ने। शाम को उसका भी झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में गला घोट दिया, और उसके बाद फिर वो सोचने लगा क्या क्या करना है। तो अगर आइडिया ही चुराना है, तो फिर मुझे लगता है कि एक बार पहले अंजाम चुरा ले, तो शायद कोई भी क्रिमिनल कॉपी करके इस तरह के क्राइम नहीं करेगा।
बात मुंबई की है, मुंबई के मीरा रोड की है, बल्कि ये मुंबई का भी नहीं, जुरिस्डिक्शन ठाणे का पड़ता है। तो ठाणे में मीरा रोड पर एक सोसाइटी है, गीता आकाशदीप अपार्टमेंट। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। इसी अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर 4 फ्लैट थे, 701, 702, 703 एंड 704। इसमें जो 3 फ्लैट में लोग रहते थे वो आपस में सब घुले मिले थे, अक्सर मिलते किसी फंक्शन में, किसी त्यौहार पर। लेकिन एक फ्लैट में 2 लोग रहते और वो बाकी सबसे कटे हुए थे। 704 फ्लैट नंबर 704। ये फ्लैट किराए पर लिया गया था 10,000 रुपये महीने। और इस फ्लैट को किराए पर जिस शख्स ने लिया था उसका नाम था मनोज साने। मनोज साने जो कि इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से डिग्री लिया हुआ, उम्र 56 साल है। वो यहाँ एक महिला के साथ रहा करता। पूरे अपार्टमेंट में हर एक को यही लगता था ये दोनों पति पत्नी हैं। ज़्यादा जानकारी थी नहीं, क्योंकि दोनों कभी इकट्ठे बाहर नहीं निकलते, किसी फंक्शन में, किसी सोसाइटी के फंक्शन में शामिल नहीं होते, किसी धार्मिक फंक्शन में शामिल नहीं होते, लोगों से बात नहीं करते। किसी ने हेलो हाय कर दिया, नमस्ते कर दिया, बस उसका जवाब, इसके आगे कोई बातचीत नहीं। मंडे का दिन था, अभी जो लास्ट मंडे गुजरा है 4 दिन पहले। मंडे को अचानक इस फ्लैट में 7th फ्लोर पर रहने वाले लोगों को कुछ बदबू आई, और सबसे ज़्यादा बदबू आई फ्लैट नंबर 703, 703, जो कि बिल्कुल बराबर में था 704 के। इसमें एक श्रीवास्तव फैमिली रहती है, उनमें एक सोमेश भी है। पहले दिन जब बदबू आया उन्हें लगा कि कोई चूहा वूहा मर गया है। उन्होंने अपने घर को छान मारा पर कहीं कोई ऐसा मिला नहीं, लेकिन बदबू गई नहीं। फिर उन्होंने फ्लैट नंबर 702 और 701 उनके साथ, चूँकि पड़ोसी थे, अच्छी खासी दोस्ती रिश्ते थे, उन दोनों को बताया। अब उन दोनों को भी बदबू आने लगी। उन्होंने भी अपने घर की तलाशी ली, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे जो बदबू का कारण हो। फिर इसके ऊपर छत, इन्होंने कहा छत पे शायद कुछ मरा हो और नीचे दुर्गंध आ रही है। अच्छा, नीचे वालों को नहीं आ रही है, ये 7th फ्लोर पे ही सिर्फ आ रही है। छत पूरा छान मारा, वहाँ से भी कोई बदबू का सोर्स नहीं मिला। अब मंगल आ गया, मंगल ट्यूसडे के दिन और बदबू तेज़। इन्होंने हर तरफ देखा, कोई पता नहीं। अब वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे को बदबू और तेज़ हो गई, और साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम, इनका जो पानी जो है जो चोक हो गया। अब इस दौरान में हो यह रहा कि 703 में फ्लैट में जो सोमेश नाम के शख्स रहते हैं, अक्सर सारे लोग न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, वो भी लगातार देख रहे थे। उनके दिमाग में दिल्ली की आफ्ताब और श्रद्धा की भी कहानी थी। जब बदबू आई तो पहले ही दिन मंडे को उसके दिमाग में आया कि ये बदबू आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने किसी को मार के फेंक दिया और यहीं पे और लाश की बदबू। उसने अपनी माँ से बोला ये बात। माँ ने कहा कि तेरे दिमाग में बस यही सब चढ़ा रहता है, ज़्यादा न्यूज़ चैनल और ये सब देखता है। तो माँ ने कहा कि ये सब बकवास है, कोई जानवर मर गया होगा, उसकी बदबू आ रही होगी, कोई और वजह होगी। फिर उसे भी लगा, उसने छोड़ दिया। लेकिन वेडनेसडे तक आते आते बदबू बहुत तेज़ हो गई। अब तीनों घर अपने अपने सब साफ कर चुके थे, लेकिन बदबू अब भी थी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि बदबू 704 के दरवाजे से बाहर आ रही है। सोमेश वहाँ जाता है, उस फ्लैट में घंटी नहीं थी, डोरबेल नहीं। वो दरवाजे को पीटता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ा रहता है। अचानक जब वो खड़ा हुआ था तो जब वो गया पहली बार, तब उसे दरवाजे के अंदर से तेज़ बदबू आ रही थी। अब उसका माथा ठनका, उसे लगा यार कहीं सच में यहाँ भी तो आफ्ताब और श्रद्धा वाला मामला नहीं है। उसने बाकायदा रिकॉर्ड पे कहा है। थोड़ी ही देर के बाद, कुछ मिनट के बाद, अचानक उसने महसूस किया कि अब उस दरवाजे के अंदर से तेज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही है। उसे लगा कि अंदर अब कोई एयर जो रूम फ्रेशनर है वो डाल रहा है। अब उसे और शक होने लगा कि अभी मैं आया तो दरवाजे के पास बदबू आ रही है, अब अचानक उसने रूम फ्रेशनर की खुशबू आने लगी है। इसका मतलब है कुछ छुपाया जा रहा है। वो दरवाज़ा पीटता है। थोड़ी देर के बाद एक शख्स दरवाज़ा खोलता है। वो बताता है कि देखिए बहुत तेज़ बदबू आ रही है, आपको भी आ रही होगी। तो बोला हाँ मैं देखता हूँ कोई। तो उसने बोला कोई जानवर वानवर मर चुका हो, कोई चूहा हुआ। तो उसने कहा ठीक है मैं शाम को आके चेक करूँगा, इस वक्त मेरी जल्दी बहुत इमरजेंसी मीटिंग है, मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहकर वो शख्स यानी कि मनोज 704 से चला गया। सोमेश वापस आ गया, लेकिन उसे तेज़ बदबू अब आ रही है। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि यहाँ पे बदबू इतनी तेज़ और ये शख्स बड़े आराम से कह रहा है मैं अभी आऊँगा तो शाम को चेक करूँगा। वो नीचे सोसाइटी वालों के पास पहुँच गया। सोमेश ने जाके कहा कि देखो, अच्छा 2-3 दिन से इन लोगों ने कंप्लेंट की थी, उस सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं। फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि ऐसे ऐसे बाकी हमारे 701, 2, 3
सब चेक कर लिया, कुछ नहीं है, छत पे कुछ नहीं है। 704 से बदबू आ रही थी और जब मैं दरवाजे पे खड़ा था तो अचानक रूम फ्रेशनर की वो खुशबू आने लगी। तो श्रद्धा और आफ्ताब के केस में भी यही हुआ था, मैंने सब देखा है, पढ़ा है, तो कुछ गड़बड़ है। और ये शख्स जल्दी में भाग भी गया। सोसाइटी वालों को भी ये कहानी मालूम थी पहले की, आफ्ताब श्रद्धा की। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस की टीम पहुंची। अब जाहिर है पुलिस को भी ये सारी आजकल कहानियां पता है, किसी फ्लैट से बदबू आ रही है तो पहला उनका शक क्या होता है। पुलिस को भी लगा कुछ गड़बड़ है। अब वो पड़ोसियों के साथ लेकर 7th फ्लोर पे जाते हैं। 704 ताला लगा हुआ है। पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप सब गवाह हैं, पड़ोसियों को गवाह बनाया और ताला तोड़ दिया। ताला तोड़कर जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से एक तेज़ बदबू आई और अब ये यकीन हो गया कि बदबू का सोर्स यही घर है। अब पुलिस की टीम पड़ोसियों को गवाह बनाकर किसी तरह नाक पे रुमाल रखते हुए, एक दो तो उल्टी कर चुका, रूम के अंदर दाखिल होते हैं। फ्लैट में दाखिल हुए। अब हर एक के जहन में आफ्ताब श्रद्धा वाली फ्रिज भी थी। एक ने सबसे पहले फ्रिज खोला, साफ बिल्कुल कुछ नहीं, ज़रूरी सामान जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वही रखा हुआ है। उन्होंने कहा शायद हम गलत हैं। बेडरूम में गए, बेडरूम साफ, कहीं को खून के निशान नहीं, कोई चीज़ नहीं। बाकी सारा ड्राइंग रूम भी छान मारा, कहीं कुछ नहीं, पर बदबू वहीं से आ रही है, ये कंफर्म है। अब पुलिस की टीम किचन की तरफ बढ़ती है, साथ में वो पड़ोसी सुमेश भी। जैसे ही किचन में गए, सभी को एहसास हुआ कि सबसे तेज़ बदबू इस किचन से आ रही है। अब इसके बाद सबने और मुंह पे नाक पे रुमाल रखा और बाल्टी में पानी भी था और टब में भी, और उस बाल्टी में कुछ टुकड़े थे। उन्होंने देखा पानी का रंग भी अजीब है और ये टुकड़े क्या हैं। शुरुआत में देख को ऐसे ही लगा कि जैसे कोई मांस के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही है जैसे आमतौर पर आप कसाईयों की दुकान में होते हैं। फिर उन्होंने ध्यान से और देखा तो देखा कि एक स्टोव है, स्टोव के ऊपर एक तवा रखा हुआ है और उस स्टोव के साइड में तवे के बराबर में स्टील के 2 चम्मच रखे हुए। जब उन्होंने उस तवे को ध्यान से देखा तो देखा कि उस तवे पर कुछ मांस रखा हुआ है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे उसे भूना गया हो, रोस्ट किया गया हो। चम्मच को ध्यान से देखा तो देखा कि शायद उस चम्मच में भी मांस के कुछ टुकड़े फंसे हुए हैं, शायद उसको उल्टा पुल्टा हो। अब डाउट लगने लगा, लेकिन ये था कि ये अभी तक क्या है, मांस के टुकड़े, ये समझ में नहीं आ रहा किसके हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे थे। इसके बाद अब उन्होंने टब की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि टब में कुछ पैर जैसी चीज है, पहला यहां से खटका हुआ, लेकिन रंग बदला हुआ, सब कुछ बदला हुआ, और अगर किसी का काट के डालें तो वो वैसा नहीं होता। फिर उन्होंने एक कुकर देखा, कुकर को खोला, उसके अंदर भी मांस के टुकड़े, बॉइल्ड, उबले हुए। अब सबको यकीन हो गया कि ये मामला क्या है, और सुमेश जो मंडे से शक करा था उसे भी यकीन हो गया। इसके बाद पुलिस वापस बेडरूम में जाती है, तब तक फॉरेंसिक बाकी टीमों को फ़ोन कर दिया जाता कि आप फ़ौरन पहुँचो फ्लैट नंबर 704 में, इस सोसाइटी में, आकाशदीप। इस दौरान जब अब घर की दोबारा से तलाशी ली गई तो वहाँ एक कोने में एक जूड़ा से जो होता है, चोटी जो होती है औरतों की, तो जूड़े से एक चोटी कटी हुई रखी हुई थी, लंबी सी इतनी। तो इससे अंदाज़ा हो गया कि किसी औरत की चोटी जो है पूरी काट दी गई है, बाल। और उस चोटी को देखकर ये अंदाज़ा हो गया कि जो किचन में सब देख कर आए हैं ये किसी महिला की लाश के टुकड़े हैं। अब इस बीच में अभी घर के अंदर पुलिस है, उधर नीचे अब मनोज पहुंच चुका है, और मनोज इस बात से बेखबर है कि उसके फ्लैट में इस वक्त पुलिस है। मनोज लिफ्ट की तरफ बढ़ता है, तब तक वो पुलिस की गाड़ियों पे उसकी नज़र पड़ जाती है। फिर उसको 7th फ्लोर पे हलचल नज़र आती है। अब वो वापस मुंह छुपाकर भागने लगता है, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी गार्ड और जो भी स्टाफ थे वहाँ के सोसाइटी के, वो सब उसको जानते थे, और इतनी देर में ये बात फैल गई थी कि 7th फ्लोर पे 704 में पुलिस आई हुई है, और इसमें मनोज साने नाम का एक शख्स रहता है, और वही मनोज नीचे और पुलिस को देखकर भाग रहा है। तब तक सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने उसे दबोच लिया। शोर हुआ, ऊपर तक आवाज़ गई, पुलिस की टीम आई। अब मनोज को अपने साथ लेकर उसी फ्लैट पर पहुंची। मनोज को सब कुछ दिखाया गया। इसके बाद पुलिस ने देखा कि उस फ्लैट में एक दीवार पर एक बोर्ड सा बना हुआ है, जैसे क्लासरूम में होता है, और उस बोर्ड पे मैथ के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये है क्या, क्योंकि मांस के जो टुकड़े थे उसके रंग ढंग अलग थे।
लेकिन उस घर में 2 ही लोग रहते थे, एक मनोज और एक सरस्वती, जिससे उस सोसाइटी के लोग हस्बैंड वाइफ मानकर चलते थे, पति पत्नी। अब मौका वारदात पर मनोज और पुलिस, पड़ोसियों को बाहर कर दिया गया। अब दरवाज़ा बंद और पुलिस ने पूछताछ शुरू की, शुरुआती वहीं पर, क्योंकि मौका वारदात पर बहुत सारी चीज़ें दिखा कर भी पूछी जाती हैं। पूछताछ हुई, इसके बाद मनोज को पुलिस अपने साथ ले गई, फॉरेंसिक की टीम आई, उन सारी चीज़ों को प्रेशर कुकर से लेकर चम्मच तक से बाल्टी सब कुछ समेटा गया, ले जाया गया अस्पताल ताकि उसकी जांच की जा सके। इधर अब मनोज से पूछताछ हुई। अब मनोज ने बोलना शुरू किया, उसने सच्ची झूठी कहानी शुरू की सुनानी। उसने कहा कि मैं यहाँ सरस्वती वैद्य नाम की एक महिला जिसकी उम्र 34 साल है उसके साथ रहा करता था, और हम दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। वो थोड़ी शक्की थी, उसे लगा कि मैं किसी और के साथ मेरा अफेयर है, और इस बात पे झगड़ा होता था, और इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। तो पुलिस ने कहा अच्छा तुमने मारा नहीं, खुदकुशी की? उसने कहा जी। तो उसने कहा अगर उसने खुदकुशी की तो फिर तुमने लाश के इतने टुकड़े क्यों किए, या किसने किए? उसने कहा ये मैं नहीं किए। तो उसने बोला क्यों किया जब तुम्हारा इस मौत से कोई उसमें रोल नहीं है? उसने कहा उसकी मौत के बाद जब मैं घर पहुंचा और देखा कि वो खुदकुशी कर चुकी है, कुछ जहर उसने पी लिया, तो मैं डर गया कि उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे माना जाएगा और पुलिस मुझे अंदर कर देगी। अब मेरे सामने दिक्कत ये थी कि मैं लाश को ठिकाने कहाँ लगाऊं। आफ्ताब श्रद्धा की कहानी लेकिन मैं जानता था, 7th फ्लोर पे रहता था, 7th फ्लोर के लिफ्ट से एक लाश को नीचे ले जाना जोखिम भरा था, तो मैं वो कर नहीं सकता था। तो फिर आफ्ताब की कहानी याद आई और मैंने तय किया कि मैं लाश के टुकड़े करूँगा। इसी के बाद वुड कटर और बाकी चीज़ें मार्केट से लेकर आया, और जो सामान मिले उसमें नीलगिरी तेल की 5 छोटी बोतल थी, एक टाइल कटर था, एक हथौड़ा था, 200 वॉल्ट का एक वुड कटर था। ये सारी चीज़ें लेकर आया वो, प्लास्टिक की बाल्टी लाया, टब लाया। उसने कहा कि अब लाश के टुकड़ों को क्या करें, तो उसने उनको काटना शुरू किया। उसने कहा कि काटने के बाद फिर लगा कि इससे बदबू आएगी, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके किश्तों में प्रेशर कुकर में उबालना शुरू किया। जो उबलता जाता फिर मैं उसको तवे पर उसको रोस्ट करता ताकि बिल्कुल ही स्मेल ख़त्म हो जाए, और बाकी जो उबले हुए पार्ट्स थे उनको मैं बाल्टी और टब में रखता जाता। फिर उसने कहा कि कुछ टुकड़े जो उबले हुए रोस्ट थे वो प्लास्टिक की थैली में लेकर वो कई बार बाहर निकला, और बाहर उसने स्ट्रीट डॉग के आगे फेंक दिए। तो कत्ल नहीं किया पर टुकड़े मैंने किए, ये उसकी कहानी थी। अब पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की, फिर कोर्ट में ले गए, उसकी कस्टडी मांगी। 16 जून तक के लिए उसे पुलिस हिरासत में दे दिया गया। इसके बाद फिर से उससे नए सिरे से पूछताछ हुई। अब जब पूछताछ हुई तो धीरे धीरे अब मनोज झूठ से थोड़ा थोड़ा सच बोलना शुरू कर चुका है। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से IIT पढ़ाई की। माली हालत फैमिली की ठीक थी, लेकिन 10-15 साल पहले माँ और बाप दोनों की मौत हो गई। बोरीवली में इसका अपना फ्लैट था, इस फ्लैट में रहा करता था वो, और फिर उसी बोरीवली में एक राशन की दुकान में इसने नौकरी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। इसने कहा कि उसका एक बार एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल गया, एडमिट हो गया, वहाँ उसे ब्लड चढ़ाया गया। जब वो ठीक हो गया एक्सीडेंट से तो बाद में फिर वो बीमार पड़ा, डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ टेस्ट दिए। जब टेस्ट कराया तो उसने कहा कि मुझे बताया गया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, और शायद ये वो जो ब्लड चढ़ाया गया था मुझे एक्सीडेंट के बाद, उस ब्लड की वजह से वो संक्रमित ब्लड था, तो उससे मैं पॉजिटिव हो गया HIV। तो अब वो दवा खाता था, राशन की दुकान में 5,000 की नौकरी करता था, पढ़ा लिखा ठीक ठाक, अपना फ्लैट था। फिर उसने अपने फ्लैट को 35,000 रुपये किराए पर चढ़ा दिया, और वहाँ से मीरा रोड पहुँच गया, और मीरा रोड में इस गीता आकाशदीप अपार्टमेंट के G विंग में उसने एक 2 कमरे का सेट किराए पर लिया 10,000 रुपये महीने पर, और अब वहीं रहने लगा। इसका कहना है कि 2008 में जब वो राशन की दुकान में था बोरीवली में, तब एक लड़की आई। पता चला कि वो भी अहमदनगर की है, ये भी अहमदनगर का था। एक ही इलाके की वजह से दोनों में बातचीत शुरू हुई, फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, फिर प्यार हो गया। उस लड़की का नाम था सरस्वती। 2008 में
मतलब अब से करीब 15 साल पहले उसकी उम्र होगी 19 साल, जबकि 56 साल का अभी है मनोज, तो 15 साल पहले उसकी उम्र करीब 30-29 साल रही होगी। तो बोला दोनों में दोस्ती हो गई, फिर प्यार हो गया। सरस्वती जो है वो 5 बहनें थीं, अहमदनगर की रहने वाली, लेकिन माँ बाप अलग रहते थे, दोनों में अलगाव हो चुका था, लेकिन 5 बेटियां फिर भी साथ थीं माँ के। फिर माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद तमाम बहनें वहीं अहमदनगर के एक अनाथ आश्रम में जाकर रहने लगी। इसके बाद 2008 में सरस्वती आ गई मुंबई, और यहाँ बोरीवली में वो टकराई मनोज से। मनोज से जब टकराई और प्यार हुआ तो फिर मनोज उसको अपने साथ मीरा रोड के उसी किराए के फ्लैट में ले गया, और ये दोनों अब वहाँ रहने लगे। मनोज अपना नौकरी करता था, 5,000 रुपये महीने मिलते थे उसको राशन की दुकान से, 35,000 रुपये फ्लैट का किराया आता था, 40,000, 10,000 इधर किराया देता था मीराबाग में, बाकी बचे 30,000, उस पर ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। उसने कहा लेकिन इसी अभी पिछले महीने 29 मई को ये हुआ कि जिस राशन की दुकान में वो नौकरी किया करता था उस दुकान का लाइसेंस खत्म हो गया, तो राशन की दुकान बंद और वो बेरोजगार। इसके बाद उसने बोला कि फिर सरस्वती से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। फिर उसने कहा कि सरस्वती को ये भी डाउट था कि वो जब भी लेट आता था तो उसे लगता था मेरा आप किसी और के साथ अफेयर है। फिर उसने ये भी बताया कि जब वो दोनों आए और साथ रहने लगे तो साथ रहते रहते फिर दोनों ने फैसला किया कि हम शादी करेंगे। लेकिन इशू ये था कि दोनों की उम्र में बहुत फासला था, वो 56, ये 34। फिर भी एक साथ रहने के लिए उसने कहा कि हम दोनों ने जाकर मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली, और इस शादी की खबर सिर्फ सरस्वती की बाकी की 4 बहनों को दी और किसी को नहीं। इस दौरान जब इसके साथ लिव इन में रह रही थी सरस्वती तो बीच बीच में अहमदनगर उस अनाथ आश्रम में भी जाती थी, और वहाँ के बाकी लड़कियों बच्चों के लिए वो बहुत सारे सामान लेकर जाती थी। मनोज के पास अपनी एक कार थी और वो उस कार में जाया करती थी, और वहाँ जब भी कोई पूछता था तो वो मनोज को अपना मामा कहकर मिलाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि लोग क्या कहेंगे, उम्र में इतना फासला है, तो कहीं उसने पैसों के लिए तो शादी नहीं की। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर ये 29 मई की कहानी बेरोजगार, उसके बाद एक शक की कहानी जो मनोज का कहना है, झगड़ा शुरू हुआ। इस दौरान उसने बताया कि अब सरस्वती पढ़ना चाहती थी। जब वो अनाथ आश्रम से मुंबई आई तब उसने 10वीं का एग्ज़ाम दिया था और फेल कर गई थी, तो उसने कहा आप दोबारा से पढ़ेंगे। मनोज तो ठीक ठाक पढ़ा लिखा इंसान, उसने कहा ठीक है तुम 10वीं का इम्तिहान दो। मैथ वो खुद पढ़ाता था, और घर में एक दीवार पे उसने बोर्ड बनाया और उसको मैथ पढ़ाता था, और इसलिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दीवार पे मैथ के कई क्वेश्चन उसको लिखे हुए नजर भी आए। तो मनोज का ये कहना था कि हमने शादी कर ली थी, अब हम लिव इन में नहीं पति पत्नी के तौर पर थे, लेकिन सरस्वती शक्की थी, बेरोजगार हो चुका था, पैसे की भी किल्लत हो रही थी, और इस वजह से झगड़ा हो रहा था, और उस झगड़े की वजह से फिर उसने खुदकुशी कर ली जहर पीकर। लेकिन पुलिस ने कहा नहीं, हाँ तुम झूठ बोल रहे हो। अब उसने दूसरा स्टेटमेंट दिया, हालांकि वो कभी देता है पलटता है। जो पुलिस सोर्सेज उनका कहना है कि उसने ये माना है कि उसने सरस्वती को चाकू मारा और चाकू से उसकी जान दी, और यानी एक तरह से उसने कत्ल किया। सरस्वती ने खुदकुशी नहीं की, लेकिन वो बयान बदल रहा है। और अब पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि सबसे पहले तो साबित कैसे होंगी। अगर सरस्वती ने खुदकुशी की और उसने जहर खाकर खुदकुशी की है तो ये आराम से मेडिकल रिपोर्ट से पता चल सकता है, और वो ये कि उसकी विसरा है, जो बार बार आपको कई बार विसरा के बारे में बता चुका हूँ। उस विसरा की जांच में पता चल जाएगा कि उसके पेट की थैली में जहर पहुंचा था कि नहीं। अगर उसे चाकू से मारा गया है तो उसके जिस्म के घाव से ये पता चल जाएगा कि उसकी मौत चाकू से हुई है। लेकिन ये अजीब केस है, ये दोनों ही चीजें कैसे साबित की जा सकें। सरस्वती के लाश के टुकड़ों के टुकड़े हो चुके हैं, छोटे छोटे, न सिर्फ टुकड़े, उन्हें प्रेशर कुकर में उबाला जा चुका है, उसे तवे पर भूना जा चुका है। अब ऐसे में पेट की थैली का वो हिस्सा सलामत है या नहीं कैसे बताया जा सकता है। सेम उसी तरीके से उसके लाश के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, उबाला जा चुका है, भूना जा चुका है, कुछ हिस्से स्ट्रीट डॉग को खिलाए जा चुके हैं, कुछ हिस्से उसने फ्लश करके भी बहाया है। तो अब ऐसे में चाकू से मौत हुई, चाकू के वो घाव, और घाव जिस जगह पर है उसके टुकड़े का मिलना आसान नहीं। तो यहां पर कुल मिलाकर शायद मनोज को भी ये पता है कि अगर मौत की वजह साबित नहीं हो पाई तो वो आसानी से निकल लेगा, और मुझे लगता है कि वो आफ्ताब पूनावाला से 2 कदम आगे जाकर सोचा उसने। और इसीलिए पुलिस से जो हमारी बात हो रही है और जो हमारे रिपोर्टर हैं जो बात हुई है,
उनका ये कहना है कि बहुत शातिर है। इसे मालूम है कि अगर ये सिर्फ बयान देगा तो यह बयान तो पुलिस के बाद अदालत में तो मान्य है नहीं, तब उसके बयान के आधार पर उससे सच उगलवाना और सच उगलवाने के साथ वो सबूत हासिल करना जिससे कि ये साबित किया जा सके कि सरस्वती की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है, उसके लिए फॉरेंसिक एविडेंस की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने कहा कि विसरा का हिस्सा मिलना मालूम नहीं, चाकू के घाव दिखने या उस जगह पे जहाँ पे मारा गया वो हिस्सा मिलना पता नहीं। तो अगर ये चीज़ें नहीं पता हों और आगे चलकर वो कोर्ट में खड़ा होकर ये कहे कि सरस्वती ने खुदकुशी की है और ये खुदकुशी का ही मामला बन जाए तो आसानी से बच जाएगा। अब इस केस में ये पता नहीं है कि वाकई ये खुदकुशी है या मर्डर है, तो इसीलिए थाने पुलिस के सामने ये एक अजीब सा केस आया जिसमें कातिल उसके सामने है, जिसमें मकतूल की लाशें मिल चुकी हैं। वो लाश भी जो है वो सरस्वती की है। इसके लिए जो सरस्वती की बहनें हैं उनका DNA सैंपल लिया जा चुका है और उससे ये पता चल जाएगा कि सरस्वती ही है। लेकिन ये कत्ल है, खुदकुशी है, इसको साबित करना पुलिस का काम है। और ये एक अजीब सा केस है जो मैंने शुरुआत में कही। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं और ये केस अभी भी आईने की तरह साफ नहीं है, क्योंकि मोटिव और मौत, मकसद क्या है कत्ल का और ये मौत कैसे हुई, ये दोनों जब तक साबित नहीं होंगी ये केस अभी भी एक पहेली है। तो ये थी वो अजीब कहानी जिसको मैंने शुरू में कहा था कि सुनाने के लिए कलेजा चाहिए। लेकिन एक और भी चीज़ है कि हाल के वक्त में आपने देखा होगा, लास्ट ईयर 2022 नवंबर, दिल्ली का महरौली इलाका, जब उस घर से आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी बाहर आई, उसके बाद हैदराबाद से ऐसी कहानी, एक नॉर्थ ईस्ट से ऐसी कहानी, एक दिल्ली में भी और ऐसी कहानी, बेंगलोर से लगभग ऐसी कहानी और अब मुंबई से ऐसी कहानी। तो दो चीज़ें इससे समझ में आती हैं। एक, इस तरह के जब क्राइम होते हैं तो बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। आफ्ताब की कहानी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, पर सिर्फ देखी होंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आइडिया चुराते हैं। और अगर मनोज की बाने, जो उसने पुलिस से खुद कहा है कि टुकड़ों करने का आइडिया उसने आफ्ताब से चुराया था, तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है कि ऐसी चीज़ें कई लोगों को उस तरफ ले भी जाती हैं। अब इसका क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अफसोसनाक है। और ये लास्ट नवंबर के बाद से क्राइम में ऐसे ट्रेंड बढ़ने शुरू हो गए हैं। जैसे मैं आज आपको बहुत ही एक छोटी सी बात बताता हूँ। सौरभ वक्तानिया हमारे मुंबई के बहुत होनहार क्राइम रिपोर्टर है। मैंने उससे पूछा कि मुझे सिर्फ 2 सवालों का जवाब दो। एक, मकसद क्या है कत्ल का, और दूसरा, मौत हुई कैसे, सुसाइड है या फिर मर्डर है। वो बोलना शुरू किया, तभी अचानक मैं भूल गया। मैंने कहा कि यार अगर उसने जहर दिया है तो आसानी से विसरा रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। तो उतनी देर में सौरभ हंसा, बोला सर विसरा रिपोर्ट आ जाएगी, विसरा मिले। तो तब मुझे ख्याल आया। फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ क्या उसकी एक चीज़ थी। हाँ, उसने कहा कि चाकू से मारा है, उसने एक्सेप्ट किया है। तो मैंने कहा ये भी बड़ा आसान है, चाकू से उसने मारा तो इंजरी मार्क होगी तो पता ही चल जाएगा यार। तो बोला, फिर हंसा, इस बार फिर हंसा। बोला सर आप फिर भूल गए, लाश नहीं मिली है, उबले और भुने हुए टुकड़े मिले। तब मैंने उससे कहा कि सॉरी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो क्राइम रिपोर्टिंग की है तो हमारे ध्यान में जब भी ऐसा कोई सीन आता है या ऐसा कोई केस आता तो हम यही कहते हैं कि अच्छा यार लाश में इंजरी मार्क है कि नहीं है, जहर दिया है तो विसरा रिपोर्ट्स की आ जाएगी, जांच से पता चल जाएगा, चाकू या गोली मारी है तो लाश देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इंजरी मार्क कहाँ पर है। और मैं भूल गया कि यहाँ तो लाश के वो टुकड़े हैं जो उबले हुए हैं, भुने हुए हैं, उसमें कहाँ चाकू के घाव और कहाँ विसरा को आप ढूंढेंगे। तो ये एक नया चलन क्राइम की दुनिया में शुरू हुआ है। लेकिन इस चलन से ज़्यादा खतरनाक है कि एक इंसान कहाँ तक जाकर सोच सकता है, मतलब सोच कर भी रोंगटे खड़े होते हैं।